तो आज जो है हम लोग सामान्य गणित यहाँ पढ़ने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है, हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। 10th लेवल तक की जो गणित होती है पूछी जाती है और ख़ासकर अंक गणित पूछी जाती है। तो आज उसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ये जो LW है, मेरा एक चैनल है LKLW, उसे आप सब्सक्राइब कर लें और रोज़ ऐसी क्लास जो है आप देखें। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम एक नए तरीके से आप यहाँ समझ पाएंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो है एक संख्या जो शामिल होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। सबसे पुरानी संख्या है। पुराने समय में जब आदमी समझदार हुआ ना, तो जब समझदार हुआ तो वो चालू किया गिनना, है ना। जब समाज में रह के आया, बोले यार कितना शिकार किए, तो इशारा करता था, ये इस तरह से इशारा करता था, ठीक है ना। तो जब इस तरह से इशारा करता था तो उससे गिनना चालू किया कि 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया। या फिर दीवारों पर, अपनी झोपड़ियों पर या पेड़ पौधों पर लाइन खींचना चालू कर दिया। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और ये क्या कहला गई? नेचुरल नंबर। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझना है जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं, आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहले गिनने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं होती हैं। आप दैनिक जीवन में रोज चीज़ें गिनते हो, है ना। 1 2 3 4 5 7 कुछ भी आप लेते हो, खरीदते हो, पैसे की बात करते हो, उसमें लेन देन करते हो। तो जो गिनने में उपयोग की जाने वाली संख्याएं होती हैं वो क्या जनरली होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आ गया? किस तरह की संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें कितने अंक होते हैं? आप कितने अंकों से मिलाकर के प्राकृतिक संख्या बनती हैं? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इनसे मिलाकर के प्राकृतिक संख्याएं बनती हैं। लेकिन शुरुआत 0 से नहीं होती है, ये मत समझ लेना, है ना। जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बनाने के लिए 0 का उपयोग करते हैं, 20 बनाने के लिए 0 का उपयोग करते हैं, पर 0 की शुरुआत इसमें नहीं होती है। समझ में आ गया? तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है संख्या बनाने के लिए? 10 अंकों का। कितना अंकों का? 10 अंकों का। अब ये कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1 से प्रारंभ होती हैं। कहाँ तक जाती हैं? जहाँ तक आप गिन सकते हो, जब तक आपकी जिंदगी चलती रहे आप गिनते जाओ, ये खत्म होने वाली नहीं है। मतलब ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये सभी कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। ऋण में मान होते नहीं इनका। कैसा होता है? पॉजिटिव होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और इसको दर्शाते किससे हैं? तो या तो स्मॉल n से दर्शा दें या कैपिटल N से दर्शा दें। मतलब ये कहलाया नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या कहलाया? नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए देखो, ये चालू क्या होगा? 1 2 3 4 5। कुछ और आगे संख्याएं बताओ। 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9, फिर क्या होगा? 10। अब 10 कैसे लिखेंगे भैया? 1 और 0 लिखेंगे। इसमें 0 होता है, फिर यहाँ पर 11 हो गया। बस इसकी शुरुआत 0 से नहीं होती, है ना। तो इस तरह से ये जो संख्या है ऐसे गिनते जाओगे और ये धनात्मक वाली होंगी, अटे बटे में नहीं होंगी। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया? तो इन चीज़ों को आपको नोट करते जाना है एक में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसमें कोई भी संक्रिया नहीं कर सकते, कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अब इनको कई भागों में बांटा गया है प्राकृतिक संख्याओं को। जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। सबसे पहले इसको किस में बांटा गया है? देखो तो ये कौन सी संख्या कहला गई? सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है। तो चलो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग जानते हो, है ना, इवन नंबर क्या होते हैं। ये सबसे पहले जान लो कि ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जो ऊपर पढ़े हो आप प्राकृतिक संख्याएं, है ना, वही संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। लेकिन
जो 2 से विभाजित हो जाएं। यदि 2 से भाग दो और यदि वो संख्याएं कट जाती हैं तो वह सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती है। ठीक है, तो अक्सर पूछा जाता है कि शून्य सम है कि विषम है? शून्य क्या है? हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या में शुरुआत शून्य से होती नहीं है, उसमें शून्य होता नहीं है। ये जो विभाजन है किसका है? प्राकृत संख्या का। तो शून्य न सम है न विषम है, इस चीज को आप ध्यान में रख ले। ये सभी कैसी होती हैं? धनात्मक। सम संख्याएं भी कैसी होंगी? धनात्मक। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद यहां देखते हैं इन्हें किससे दर्शाया जाता है? 2n से। 2n का मतलब ये है, अभी n माने नेचुरल नंबर कितना था? 1 2 3 4 डैश डैश। अब 2n का मतलब ये है इसमें 2 का गुणा करते जाओ। हाँ, तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो क्या बनेगा? 2। 2 में करोगे तो 2 दूनी 4, 3 में करोगे तो 3 6 और 4 में करोगे तो ये हो गया 8। इस तरह से यदि हम प्राकृत संख्या में 2 का गुणा कर दें तो हमको कौन सी संख्या मिल जाती हैं? सम संख्या। तो सम संख्या का सूत्र क्या होता है? 2n। और इसके उदाहरण देखो, 2 4 6 8 10। अगली संख्या क्या होगी बताओ? और 14। और इस तरह से 2 जोड़ते जाओ। हाँ, जोड़ते जाएंगे, संख्या बनती जाएगी। समझ में आ गया। अब ये प्राकृत संख्या का दूसरा भाग है। ये सभी प्राकृत संख्या के क्या है? भाग। उसी को बांटे गए, उसी के लड़के बच्चे हैं, ये टुकड़े हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। ये है विषम संख्या, या इसी को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर क्या है? तो सबसे पहले ये जान लो कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्या। ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, या फिर आप भाग दोगे तो भाग करने पर शेषफल कितना आता है? 1। 2 से भाग करने पर, इसको भी आप नोट कर लेना, भाग करने पर शेषफल 1 आता है। ठीक है, जिसमें शेषफल 1 आए वो क्या कहलाता है? विषम संख्या। कभी कभी इतने पूछ देता है कि विषम संख्या में शेषफल कितना बचता है 2 से भाग देने में? तो शेषफल कितना बचेगा? हमेशा कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये भी कैसी होती है? धनात्मक, क्योंकि प्राकृत संख्या धनात्मक होती है। प्राकृत संख्या का तो ये टुकड़ा है, उसी से तो बना है ना। तो ये कैसी होंगी? धनात्मक हो जाएंगी। इन्हें किससे दर्शाया जाता है? 2n+1। तो n का मतलब मैं क्या बताया था भाई? n का मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे करोगे। अब यहाँ 2n+1 का मतलब देखो, तो n माने 1 हुआ, तो 2 में 1 का गुणा करो, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3 हो गया। फिर इसी तरह से और आगे एक भी सम संख्या कहलाती है। n का मान यदि यहाँ पर हम 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा 1 3 5 7। इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? 1 3 5 7 9। आगे बोलो। इसमें 2 और जोड़ दोगे 11, और जोड़ दो 13। इस तरह से ये जो संख्याएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं? ये क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या का सूत्र बताओ क्या होता है? 2n+1। इस सूत्र से विषम संख्या आप बना सकते हो। n का मान 0 से लेकर कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला जो हमारे पास है ये भी प्राकृतिक संख्याओं का टुकड़ा है। किसका है? प्राकृतिक संख्याओं का। और इसमें ये है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। तो देखो इसमें क्या है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी से विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य का नाम ही है ये किसी से न कटने वाली हो। सिर्फ किससे कटे? एक से। और किससे कटे? स्वयं से कटे। तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ये कैसी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक। और जब प्राकृतिक है तो सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होंगी?
धनात्मक होगी। तो मुझे ये बताओ कि -3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस लगा है। यदि 3 भर पूछते तो अभाज्य संख्या है, लेकिन माइनस वाली संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 1 से बड़ी होती है अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? 1 से बड़ी। तो मुझे ये बताओ 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है यार? 2 सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। 1 जो है अभाज्य संख्या होती नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और ये क्या है? सम है। इसके बाद कोई भी संख्या लिख लो, सम नहीं आने वाली। तो बताओ कि एक ऐसी संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। 2। वो कौन सी संख्या होती है? 2। ये सबसे छोटी होती है, अभाज्य भी होती है, ठीक है, और सम भी होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, 2 किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। खुद से कटेगा, 1 से कटेगा। 3, 5, 7 और 9 होगा कि नहीं होगा? 9 कट जाता है, 3 त्रिकाई 9 विषम में आएगा, अभाज्य में नहीं आएगा, ये समझ लेना है। फिर 11 है, 13 है, ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं, या तो खुद से विभाजित होंगी या फिर 1 से विभाजित होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको समझना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्या कोई और सम अभाज्य संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं को ही अभाज्य संख्याओं में बांटते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अगली जो संख्या है, ये क्या है? देखो तो, पढ़ो कौन सी संख्या है? हाँ, यहाँ पर अगली जो संख्या है वो क्या कहला गई? भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या है? नाम में ही बताओ, नाम से पता चला कुछ? नाम से क्या पता चलता है भाई? जो विभाजित हो जाए, जो कट जाए, वही क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो, भाज्य संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? कंपोजिट नंबर्स। तो ये क्या है? ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। भाज्य भी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, जिनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, माने उनको विभाजित करें तो टुकड़े में हो जाए, अभाज्य संख्या में आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। ये सभी क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। 3 से बड़ी होती है। 3 तक जो है अभाज्य संख्या ही है, भाज्य नहीं है। जैसे 1 जो है टुकड़े में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। 2 को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। 3 को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। 4 को करोगे यार, 2 गुणे 2, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। अभाज्य कितनी है? 2। अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान से रखना है आपको। सबसे छोटी यदि अभाज्य पूछेगा तो क्या होगा? 2, और सबसे छोटी भाज्य पूछेगा तो क्या कहलाएगा? 4। ठीक है, जान गए? अब उदाहरण के लिए देखो, जैसे 4 है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसका गुणनखंड हो गया, इसलिए भाज्य है। 6 किस किस से कटता है? 2 गुणे 3, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। यहाँ पर 8 को लिखूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 इसके गुणनखंड हो गए, ये भी क्या है? भाज्य है। 9 को देखोगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9 हो गया, और 10 को देखोगे तो 2 गुणे 5, कम से कम 2 जो है उसके गुणनखंड होना चाहिए, भाज्य गुणनखंड। तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य होती हैं। यदि सिंपल से कह सकते हैं, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से, एक और अपने के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम बताओ।
ये कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा एक चीज मैं और लिख देता हूं जो यहां से छूट गया है, तो एक संख्या और लिख देते हैं, यहां पर ई नंबर में लिख देता हूं, इसको आप लिख लेना। सहभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब ये क्या होता है? नहीं, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF माने महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या। जैसे 2 है और 3 है, ये एक दूसरे को काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। ठीक है, इनका HCF निकालोगे तो कितना आएगा? महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 9 और 11 देखूं, इनका भी, और यहाँ पर और ले लेता हूँ, 2 भी ले लेता हूँ, इनका जो HCF है कितना आएगा? 1। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के कितने टुकड़े कर दिए गए? 5। याद करो, उसको क्या बांटा गया? सम में, जो 2 से विभाजित हो। फिर किस में बांटा गया? विषम में, जो 2 से विभाजित ना हो। फिर कौन सा हो गया? अभाज्य, जो किसी से विभाजित ना हो, एक और अपने के अलावा। फिर क्या बांटा गया? भाज्य, है ना, जो किसी दूसरी संख्या से क्या हो सकती है? विभाजित हो सकती है, एक को छोड़कर। ठीक है, फिर क्या होता है? सहअभाज्य, जिनका महत्तम समापवर्तक, जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या। इस तरह से 5 भागों में किसको बांट दिया गया है? प्राकृतिक संख्याओं को। समझ में आ गया? अब हम अगले प्रकार की संख्या पढ़ने वाले हैं और उस संख्या को समझते हैं। तो ये संख्या कौन सी है? देखो तो दिख रही है, इसमें क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? पढ़ो तो। पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? होल नंबर्स। और होल नंबर को दर्शाते किससे हैं? W से दर्शाते हैं यार। किससे दर्शाते हैं? W से। तो अब देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 से प्रारंभ करें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ हो रही थी? 1 से लेकर के कहाँ तक जाती थी? अनंत तक। अब इसकी शुरुआत कहाँ से कर लेना है? 0। तो 0 माने होता क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पर होता क्या है? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं, ऐसा चीज हो गया कि यार मैं मान लो मैं पुराने जमाने में था, है ना, वनवासी था, जंगल में रहता था। अब मुझे मेरा जो कबीला का सरदार है बोला कि यार जाके देखो कि शिकार करो। तो मैं पहले तो बताता था 1 शिकार 2 शिकार, अब किसी दिन शिकार नहीं मिले तो मैं क्या बोलूं? ये नहीं मिले, ऐसे ऐसे बता दिया। तो उसी को हम कहे कि कुछ नहीं, और उसी कुछ नहीं को हमने क्या कह दिया? 0 कह दिया। ठीक है, लेकिन ये 0 बहुत बड़े काम का होता है। जब पहले लगता है तो इसकी वैल्यू नहीं होती है, और बाद में लगता है तो वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे 1 के पहले 0 हो तो कोई मतलब नहीं, 1 ही है, लेकिन 1 के बाद 0 हो तो क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। कीमत बढ़ाता है। बस अपना स्थान आप देखो कि किसके साथ रहते हो भैया। ठीक है, ये एक मोटिवेशन है कि आप उसी का साथ करो जो आपकी क्या कर दे? कीमत बढ़ाए, अपनी पोजीशन रखो, है ना। भले आप कुछ नहीं हो, लेकिन आप कुछ बन सकते हो कि यदि मैं 1 के बाद लग जाऊं तो 10 बन जाऊंगा, उसकी भी कीमत हो गई, मेरी भी कीमत हो गई। पहले लग गया तो हम भी बेकार और तुम भी बेकार। इसलिए कंपटीशन की तैयारी करो, इस चैनल के साथ जुड़े रहो। अब इसमें देखते, इसमें भी कितने अंक होते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अंकों का प्रयोग करके हम संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में भी इतने अंकों का प्रयोग करते थे, इसमें भी इतने अंकों का प्रयोग करते हैं। अंतर क्या रहेगा? अंतर ये है
कि ये शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है, और वो कहाँ से स्टार्ट होती थी? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होती थी? 1 से। अब यहाँ पर देखो शून्य क्या है फिर? सम है, विषम है? कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो सम और विषम है वो तो प्राकृतिक संख्याओं का टुकड़ा है। तो प्राकृतिक संख्या में जब शून्य है ही नहीं है तो सम विषम कैसे हो जाएगा भाई? ये भी आपको समझना है। तो शून्य ना तो सम होता है और ना ही विषम होता है। अब इसके बाद ये सभी कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं भी कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। बस इसमें अंतर ये है कि इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? शून्य से होता है। इसको दर्शाते किससे हैं? W से। उदाहरण के लिए देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, प्राकृतिक संख्याएं थी ही, और इसमें हम 0 और शामिल संख्या कर लिए 1, तो ये क्या कहला गया? पूर्ण संख्या कहला गया। समझ में आ गया? पूर्ण संख्याएं। तो अब हम आगे वाले हिस्से में हैं, और ये तीसरे प्रकार की संख्या है, और ये संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन दर्शाते किससे हैं यार? जेड से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दी जाए। अभी पूर्ण संख्या कहाँ से चालू हो रही थी? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ जाता है। अब 0 के पहले भी सोचो ना यार, है ना? 0 के पहले भी सोच लो, माने कम करना सोचो कि भाई मैं 4 पकड़ा, एक गुम गया, हेरा गया। अब उसको हम कैसे बताएंगे? तो धीरे धीरे लोगों को समझ आ गई कि संख्या बताना समझाना है, तो अब हम इसको कम को बताना है, तो कम के लिए हमको क्या चिन्ह लेना पड़ा? ऋणात्मक, घटाने का चिन्ह लेना पड़ा। तो इसमें यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। इसमें भी कितने अंक होते हैं? 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद 10 नहीं बोल देना है, शून्य बोल सकते हो, या शून्य शुरू में भी लिख सकते हो। इन अंकों से हम इनका भी अंक बनाते हैं। अब ये कहाँ से प्रारंभ होती हैं? शून्य से प्रारंभ होती हैं, लेकिन ये धनात्मक की तरफ भी जाती हैं और ऋणात्मक की तरफ भी जाती हैं, है ना? शून्य से प्रारंभ होकर धन वाली भी तरफ और ऋण वाली तरफ, माने शून्य से कम भी होती हैं और शून्य से अधिक भी होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं। समझ में आ गया? अभी तक हम पूर्ण संख्या पढ़े, धनात्मक होता है, प्राकृतिक संख्या पढ़े, धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या है ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो शून्य क्या है? धन है कि ऋण है? शून्य का क्या चिन्ह होता है? तो यही समझ लो, शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता। ये न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, जब तीनों को मिलाओगे तब क्या बनेगा? पूर्णांक संख्या। इसको किससे दर्शाते हैं? जेड से। अब उदाहरण देखो, जैसे बीच में शून्य है तो उधर की ओर संख्या लिखेंगे तो धन में लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर की ओर लिखते हैं तो किस में लिखेंगे? ऋण में। -1, -2, -3, -4 ऐसे बढ़ता जाएगा। इस तरह से इधर की संख्याएं होती हैं। तो शून्य का क्या है? धन है कि ऋण है? कुछ नहीं है, वो सबका साथी है। भैया तुम आओगे तो मैं तुमको भी शामिल कर लूँगा, तुम आओगे तो मैं तुमको भी शामिल कर, सबको जीरो कर दूंगा, हीरो बन के मत आना मेरे पास, ठीक है? इस तरह से, है ना? तो ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब हम बात करते हैं अगली संख्या की, ठीक है? अब धीरे धीरे शुरुआत तो हुई कि पहले गिनती चालू हुई, फिर कुछ नहीं चालू हुआ तो जीरो शामिल हुआ, फिर घटाना भी कि घट गया यार तो माइनस वाला भी संख्या शामिल हो गया, फिर बटे नहीं एक टुकड़ा टुकड़ा हो गया। एक रोटी है तो हम उस टुकड़े को 2 भाग में बांट दिए तब टुकड़ा हो गया। अब टुकड़े को कैसे दर्शाएं यार?
वो वाली उसको दिक्कत हो गई। तब क्या पैदा हो गया? परिमेय संख्या। और ये इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और किससे दर्शाते हैं इसको? क्यू से। ठीक है, अब क्या है? वे पूर्णांक संख्याएं। अब हम पूर्णांक की बात करते हैं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक, माने धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी, जिसे हम P बटे Q के रूप में रख सकते। कई बार समझ में नहीं आता P माने क्या है, Q माने क्या है, तो सीधे समझ लो कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य। बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अब चाहे जो संख्या हो जाए वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहला जाएगी। ठीक है, जैसे देखो यहां पर पहले मैं उदाहरण देख लेता हूं। ये -3/4 है, तो इसका अंश कितना है? अंश कितना है? -3। हर कितना है? 4। तो ये माइनस में हो गया, माने ये पूर्णांक संख्या है। और ये 5 है, बटे में कुछ लिखा है इसके? नहीं लिखा है। कैसे झूठ बोलते हो यार? कहाँ लिखा है? तब भी झूठ बोलते हो यार। नहीं लिखा। मानना पड़ता है, कुछ चीजें हमारे गणित में दिखाई नहीं देती, पर देखना है। जैसे यहाँ पर हवा दिख रही क्या? मेरी आवाज दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया? 5/1। तो इसका अंश कितना है? 5। हर कितना है? 1। जिसके बटे में हर कुछ ना हो उसके हर का मान कितना होता है? 1। लेकिन ये है कि नहीं है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि बटे में लिख सकते हैं। सिर्फ उसको नहीं कह सकते परिमेय संख्या की बटे में शून्य हो। तो मैं बोलूं यदि 1/0 है और 0/1 है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है? भैया ये बताओ, ये परिमेय है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि बटे में क्या है? 0 है। और ये परिमेय है कि नहीं है? है, क्योंकि ऊपर होना चाहिए पूर्णांक। ऊपर पूर्णांक संख्या है और नीचे Q का मान 0 ना होना चाहिए। ये हो गया, ये भी परिमेय संख्या कहलावे। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, अक्सर P/Q की यदि हम दशमलव में बदल दें, किस में बदल दें? दशमलव में, तो इनका दशमलव प्रसार शांत होता है और अनावर्ती हो सकता है। शांत का मतलब खत्म हो जाए, अनावर्ती का मतलब रिपीट ना हो। जैसे देखो 1/5 किया, अब 1/5 किया तो 1 में 5 का भाग करो भाई, भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ 10 लगा दिए, तो 5 दूनी 10, 0.2 कट गया, शांत हो गया, है ना? कट गया माने क्या हो गया? शांत हो गया। तो ये शांत हो गया, अनावर्ती का मतलब हो गया रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये 1/5 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, अनावर्ती होता है। इनका दशमलव प्रसार शांत और अनावर्ती, आवर्ती भी हो सकता है। जैसे मान लो ये है 1/3, अब 1/3 का हम भाग करते जा रहे हैं तो 0.33333 एक जैसे आ रहा, यह अंक रिपीट हो रहे हैं, है ना? तब भी वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये कैसी हो सकती हैं? ये धनात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती हैं, शून्य भी हो सकती हैं, क्योंकि पूर्णांक से बनती हैं। ये किससे बनती हैं? पूर्णांक से। तो उदाहरण के लिए देखो, ये ऋण वाला भी लिखा है, धन, है ना, धन वाला भी लिखा है, शून्य भी लिखा है, अकेली संख्या भी लिखी है। तो ये सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। समझ में आ गया? तो परिमेय संख्या सीधा सीधा जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम एक नई संख्या के बारे में समझते हैं। यहाँ पर कौन सी संख्या है? देखो तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। तो ये क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, माने अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दशमलव में होता है लेकिन उसको बटे में नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्यों होता है? इनका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत होता है, अनावर्ती होता है।
है ना, माने अशांत है, इसका मतलब दशमलव के बाद आप भाग देते जाओ, कभी खत्म ना होगा। एक तो एग्जाम्पल लेता हूं भैया, 22/7 है, पाई का मान होता है, भाग करो 7 × 21, ये कट गया, 1 आया, फिर यहाँ दशमलव लिया 0, 7 × 1 = 7, फिर कितना आया 3 आया, ये हो गया 7 × 4 = 28, फिर क्या आया 2 आया, फिर 0 उतारा, 7 × 2 = 14, फिर यहाँ पर घटाया, कितना आया 6, 0, 7 × 8 = 56। तो इस तरह से यहाँ पर ये लगातार जो है आता रहेगा, ये भाग कभी ना कटेगा। तो ये कैसा हो गया, अशांत हो गया, और कैसा दशमलव हो गया, अनावर्ती हो गया, माने रिपीट भी नहीं हो रहा कि 1 के बाद 4 है, 2 है, 8 है, तो दोबारा ये संख्या नहीं आने वाली है। ये कैसा हो गया, अशांत हो गया और अनावर्ती हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, अशांत और अनावर्ती होता है। ऐसी संख्याएं अक्सर रूट में होती हैं, जैसे √2 है और रूट की घात 3 4 है। अच्छा ये बताओ, ये होगा √4, ये वाला रूट में तो इसको भी लिख दिया हूँ यार, या परिमेय होगा। यदि आप इसको करोगे तो 2 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बाहर निकले तो कितना हो जाएगा 2। तो ये √3 यहाँ लिखा है और 4 है, और इसको लिख सकते हो 2 × 2। ये परिमेय है कि नहीं, अपरिमेय है कि परिमेय? भैया इसको निकालने के लिए कितने कम से कम 2 चाहिए, 3। यहाँ जब घात 3 रहेगी तो कितने चाहिए 3। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 जोड़ा बनेगा तो बाहर निकल आएगा। तो ये √4 जो है परिमेय है, लेकिन ये वाला क्या है, अपरिमेय है। पाई वाली संख्याएं जो होती हैं वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जान गए? तो इस तरह की ये संख्याएं हैं, छोटी छोटी है, बेसिक चीजें हैं, इनको आप नोट करेंगे, समझेंगे, तभी आपके आगे सवाल कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। और हर कंपटीशन के लिए बेसिक चीजें जानना जरूरी है। अब हम आते हैं ये वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, और इसको किससे दर्शाते हैं, आर से। किससे दर्शाते हैं, आर से। अब ये क्या है, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब सारी संख्याओं को मिला दो, पूर्ण संख्या मिला दो, प्राकृतिक संख्या मिला दो, पूर्णांक संख्या मिला दो, परिमेय संख्या मिला दो, सम विषम भाज्य भाज्य, है ना, सहभाज्य, जितनी सारी संख्याओं को आप पढ़ लिए हो, सारी संख्याओं को इकट्ठा मिलाने पर क्या हम बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। जैसे एक भी वास्तविक संख्या है, 2 है, -3 है, बटे वाला भी है, और ये रूट वाला भी है, अपरिमेय भी है, परिमेय भी है। ये सारी संख्या मिलाकर के क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर दशमलव पद्धति ये पढ़े तो ये डेसिमल सिस्टम भी पढ़ लेते हैं। तो सामान्य गणित माने जो हम दैनिक जीवन में, बोल चाल में, हिसाब किताब में, लेखा जोखा में जो गणित पढ़ते हैं उसको हम क्या पढ़ते हैं, सामान्य गणित, रोजमर्रा के जीवन में आती है। यह दशमलव पद्धति पर आधारित होता है। तो दशमलव का मतलब क्या होता है, बिंदु रखना, वो समझते हो, जिसमें 10 अंक हो, जिसका आधार कितना हो, 10 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव। क्या बोलते हैं, दशमलव। ठीक है, तो ये किस दशमलव पद्धति पर आधारित होता है। इसका आधार कितना होता है, 10। इसमें अंक कितने होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। कुल कितने अंक हो गए, 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए, 0 और शामिल कर लो तो कितने अंकों का होता है, 10 का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हम इसी का उपयोग करते हैं। तो भैया इसमें तो मैं बोल दिया कि यहाँ पर दशमलव आधार 10 होता है। कैसे होता है आधार 10, इसको समझते हैं। ठीक है, 1 लिखता हूँ, इसका मतलब मैं लिखूंगा 1 × 10 की घात 0। 10 को घात में लिख सकते हो, तो 10 की घात 0 का मतलब क्या है भाई, 1, तो 1 आ जाएगा।
यदि मैं 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 लिखने का मतलब क्या है? 2 लिखने का मतलब है कि 2 गुणे 10 की घात 0, सबको 10 की घात में लिख सकते हो। यदि मैं 25 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? 2 गुणे 10 की घात 1 प्लस 5 गुणे 10 की घात 0, इसको भी 10 की घात में लिखा। 2 लिखा, दहाई का है तो 10 की घात 1 हो गया, और 5 है गुणे 10 की घात 0 लिख दिए। 10 की घातों में व्यक्त कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि मुझे 365 लिखना है, इसको 10 की घात में व्यक्त करो भैया। 3 है, ये सैकड़ा में है तो 10 की घात कितना हो गया? 2, प्लस ये 6 है तो 6 गुणे 10 की घात कितना हो गया? 1। ये 5 है तो 5 गुणे 10 की घात 0, सबको 10 की घात में लिख सकते हो। तो ये ऊपर घात कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है? आधार। तो जिस संख्या का आधार 10 हो उसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव पद्धति। और इसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये संख्या पद्धति वाला चैप्टर था। थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं कि क्या सारी संख्याएं जो होती हैं कैसे कैसे शामिल होती हैं। सबसे पहले कौन सी संख्या होती है? घेरा बनाओ तो सबसे पहले कौन सी संख्या पढ़े हो? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक को यदि 0 मिला दो, है ना, तो ये किसको बता देगा? ये कौन सा कहला गया? ये क्या कहला गया? पूर्ण। इसमें 0 शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहला गया? पूर्ण संख्या। तो कहना चाहिए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। क्या? और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है ना, जैसे 0 को छोड़ देंगे। अब इसके बाद यहां पर अगला, अब प्राकृतिक के बाद क्या है बताओ? है ना, ये वाला क्या है? पूर्णांक। इसमें जो है प्लस वाला भी शामिल करो, माइनस वाला भी शामिल करो, 0 वाला भी शामिल करो, तो ये क्या बन जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक के भीतर पूर्ण संख्या भी कहला जाएगी, प्राकृतिक संख्या भी कहला जाएगी। समझ में आ गया? अब यदि मैं एक घेरा और बनाऊं तो ये घेरा किसका कहलाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी शामिल है, पूर्णांक संख्या भी शामिल है, प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, वो क्या कहलाएगा? परिमेय। अपरिमेय इनके भीतर का है क्या? अपरिमेय अलग है, ये क्या कहलाया? अपरिमेय। ठीक है, समझ में आ गया? अपरिमेय अलग होता है और इन सभी को मिला करके ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। ये क्या कहला गया? वास्तविक संख्या। समझ में आ गया? तो ये वैन ग्राफ कहलाता है। ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लो, पूर्णांक संख्या, फिर पूर्णांक संख्या में धन ऋण भी शामिल कर लो तो पूर्णांक संख्या हो गया। और यदि बटे में भी लिख दो तो परिमेय संख्या कहला गया, और रूट में आएगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, इसे अलग कहलाएगा, और सबको मिला दोगे तो ये क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या है। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप जो है एक नया मैंने चैनल चालू कर दिया है यूट्यूब का, सिर्फ कंपटीशन के लिए और कुछ क्लासेस के लिए, LKLW, उसमें इस लिंक को मैं डालूंगा, तो आप इसे देखिए, अपने साथियों को शेयर करिए और इसी तरह से कंपटीशन से जुड़े रहिए। इसमें आपको जीके का, मैथ्स का और रीजनिंग का कुछ चीज़ें बताया जाएगा।